हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आर्थिक भूगोल के 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका अभी हो रहा है, मतलब चल रहा है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, तो वही मैं 10 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ, जिसमें कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद देखिए, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो है इसमें 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे मैं कराऊंगी, और बस ध्यान से बस लास्ट तक देखिए, आपको पूरे के पूरे जो है क्वेश्चन वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं बात करते करते में वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें बात नहीं करेंगे। तो देखिए, आर्थिक भूगोल को इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो है आर्थिक भूगोल के पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं, जो कि प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है आर्थिक भूगोल की प्रकृति। ठीक है, किसी भी चीज़ की एक प्रकृति होती है कि जैसे कि हम दूध खरीदने जाते हैं, तो वो दूध कैसी है। ठीक है, दूध में कहीं पानी तो नहीं है, अच्छा है कि नहीं है। तब उसको हम देखने उखने के बाद क्या करते हैं, तब हम उसको पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब ये भी यहाँ पे यही है कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति। ठीक है, तो देखिए आर्थिक भूगोल की प्रकृति हेडिंग लगाएंगे, और देखिए इसमें क्या लिखा है पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में विभिन्नता भूदृश्यों से संबंधित है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों की आर्थिक क्रियाएं अलग हैं। मानव के आर्थिक कार्य जैसे कि कृषि, वन उपयोग, खनन, उद्योग, धंधे, परिवहन एवं व्यापार आदि हैं। आर्थिक भूगोल में आधारभूत संसाधनों जैसे कि भूमि, मिट्टी, वन, खनिज पदार्थ, जल, पशु एवं मानव आदि, ये सभी क्या है इसमें सम्मिलित है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी देश या कोई प्रदेश हो गया, क्षेत्र हो गया, उसमें जो भी वातावरण की शक्तियाँ और वातावरण के साधनों और उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं, मानव वर्ग के, जो पारस्परिक यानी कि आपस में जो भी उनके बीच जो क्रियाओं के फलस्वरूप जो आर्थिक क्रियाओं के प्रतिरूप विकसित होते हैं, उनका अध्ययन ही क्या है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। ठीक है, तो आपको परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। फिर भी हम समझते हैं कि देखिए आर्थिक भूगोल की प्रकृति में, इसमें जो आर्थिक भूगोल यानी कि जो भी मानव के, हमारा ये मानव के ही अध्ययन किया जाता है। कहे कहे तो ये कि हम पूरे मानव से रिलेटेड होता है, बिना मानव का ये नहीं हो सकता। ठीक है, मानव का ही, तो मानव एक अलग चूंकि विषय है मानव भूगोल, और आर्थिक भूगोल एक अलग है। लेकिन मानव की जो भी क्रियाकलापें होती हैं या उनकी जो भी संसाधन होती हैं, संसाधन अगर कोई मानव संसाधन उसको कहते हैं जो मानव कोई काम अगर अपने दैनिक जीवन में अगर उसको शामिल कर लेता है, तो वो उसके लिए संसाधन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बस, रेल, ये सभी जो है संसाधन है, जो भी मतलब मानव के पूर्ति कर दे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मानव के लिए संसाधन हो जाएगा। तो वही चीज़ें जो है आर्थिक भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। तो यही कह रहा है कि मानव भूगोल और जो कि आर्थिक भूगोल, ये दोनों क्या है, एक शाखा है। और आर्थिक जो कि मानव की जो भी क्रियाकलापें होती हैं, जो भी उसकी काम होती हैं, विभिन्नता देखेंगे कि आप अलग अलग क्षेत्रों में सबकी अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। भू दृश्य, भू मतलब पृथ्वी, दृश्य जो भी दृश्य मतलब देखने, जो भूमि जो है कुछ जगह सांस्कृतिक भूमि होती हैं या कुछ प्राकृतिक भी होती हैं। तो प्राकृतिक में जो मानव जो है अपना हस्त मतलब उसमें कुछ कला करके उसको सांस्कृतिक बना देता है। ठीक है, तो ये जो है हर जगह विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जो विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों की जो आर्थिक क्रियाएं अलग हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। कोई खेती करता है, कोई शहरों में जाके पैसा कमाता है, तो कोई बिजनेस करता है। तो इस तरीके से सबकी जो आर्थिक क्रियाएं वो अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, सबका उद्देश्य है आर्थिक स्थिति सुधार रहा है ना, पैसे रुपए से ही है। तो जो मानव की आर्थिक क्रिया जैसे कि कृषि, वन, अब कृषि करेगा तभी वो क्या आर्थिक उसको लाभ होगा, है ना। वन उपयोग और खनन, ठीक है, उद्योग, धंधे, परिवहन, ये सब इससे क्या करता है, ये मानव क्या करता है, ये अब इसमें लग करके वो मन लगा करके वो काम करता है, और आर्थिक मतलब अपना जो स्थिति होता है उसको सुधारता है। तो यही आर्थिक भूगोल के आधारभूत संसाधनों जैसे कि अब कृषि, वन उपयोग, खनन, ये सब तो हो गया। लेकिन संसाधन जैसे कि भूमि, अब मानव के पास जब भूमि नहीं रहेगी, खेत नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से कृषि करेगा। ठीक है, तो ये कृषि जो है, जब उसके पास भूमि रहेगा तब वो करेगा। और वन के लिए भी अगर उसके पास भूमि रहेगा तो वो पेड़ पौधे लगाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, है ना। मिट्टी, मिट्टी के प्रकार जो हो गया,
खनिज पदार्थ जैसे खनन होता है तो उसको निकाल के बेचना दूर दूर। और जल हो गया, जैसे जल पीने के काम आता है या खेतों में सिंचाई करना। और पशु हो गया, पशु से हम अपना दूध पालन कर सकते हैं। और मानव आदेश, ठीक है, तो मानव का भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये सभी संसाधन हो गए, ठीक है, जिससे क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि इन सबसे मतलब काम करा के एक स्रोत है, काम होता है इससे और उसे आर्थिक लाभ होता है, वो अपने जीवन का जीविकोपार्जन करता है। तो ये हमारा हो गया आर्थिक, भूगोल की, प्राकृतिक। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। आर्थिक भूगोल में उद्योगों का क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो हम जानेंगे उद्योगों के प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि वर्गीकरण करिए, मतलब कि उसके प्रकार बताइए, कितने भागों में बांटा गया है ना। तो देखिए, उद्योग की व्यापकता जो है के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कुटीर उद्योग, हमने 8 से ही पढ़ते आए हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। फिर भी हम जानते हैं, देखिए, कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग जो घरों में है ना, जो कि घरेलू उद्योग भी कहते हैं इसको, ये कह सकते हैं घरेलू उद्योग। इसके अंतर्गत जो मनुष्य जो है वो खुद अपने परिवार के लोगों के साथ वो काम करता है ना, वस्तुओं का निर्माण करता है। वो छोटा हो या बड़ा हो, तो मतलब परिवार के लोग इसमें मिलके काम करते हैं। और उस कार्य के लिए वो कारखानों की स्थापना भी नहीं करना पड़ता है। जो ये भी नहीं है कि इसमें रेगुलर काम करे, और वो अवकाश भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है अपने मन का मतलब क्या है, अपने मन से ही इसको ये उद्योग अपने मन का है, ठीक है। अपने परिवार के ही लोग रहेंगे तो अपनी तरीके से चलेगा। तो इसके लिए कच्चा माल उसे स्वयं अपने व्यवसाय से या अपने क्षेत्र से ही आसानी से मिल जाता है। तो वो होता है हमारा कुटीर उद्योग, ठीक है। कहे तो सीधी भाषा में कि घर वाला, ठीक है, इससे समझ जाएंगे। चलिए दूसरे देखते हैं, लघु उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग नाम से ही पता चल रहा है, लघु उद्योग। लघु उद्योग जो होती है कि छोटी छोटी वस्तुएं जो हम निर्माण जहाँ पे होता है, जो राष्ट्रीय संघ एशिया सुदूर पूर्व आयोग के जो अनुसार वह उद्योग जिसमें कि वेतन पर काम करने वाले 50 से कम श्रमिक सहायता से उत्पादन हो, लेकिन किसी भी मशीन का प्रयोग न होता हो, या मशीन का प्रयोग होता हो पर वेतनभोगी जो है श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो, वो लघु उद्योग कहलाता है, ठीक है। जिसमें कम मतलब श्रमिक हो, आय भी कम हो, है ना, मतलब लघु उद्योग नाम से ही पता चल रहा है आपको। तीसरा ये है कि वृहद उद्योग, ठीक है। वृहद उद्योग जो है कि इस उद्योग का विकास का श्रेय औद्योगिकी क्रांति को है, जिसने सैकड़ों मशीनों मतलब जो कि बहुत सारे मशीनों का आविष्कार करके मानव की जो भी शक्ति बचत मतलब जो भी मानव के अंदर एनर्जी होता है वो काम करता है, वो खत्म होता है, तो उसके जगह पे मशीनें कार्य करती हैं। तो वही कह रहा है कि मानव की शक्ति की बचत और छोटी छोटी बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण कम समय में कर देता है और कम खर्च भी लगता है। तो इसके साथ जो भी वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान का भी विकास तेजी से होने लगा है इस समय में। और इसके साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों का सिर्फ जन्म ही नहीं हुआ है, बल्कि उससे चातुर्य भी प्राप्त होने लगा है। लेकिन बृहद उद्योग लगा तो है, लेकिन बहुत सारे श्रमिकों जो पहले काम करते थे और अभी भी जो है बेरोज़गार हो गए, क्योंकि उनको सारे काम उनकी तो मशीनें कर दे रही हैं। और इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया है, जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गया है, तो काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मज़दूरों के लिए ये बहुत ही, क्योंकि वो पढ़े लिखे उतना नहीं है, तो उनका स्थिति बहुत ख़राब है, जो कि मशीनों जो आज के टेक्नोलॉजी है उनका रोज़ी रोटी भी छीन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया उद्योगों का वर्गीकरण, याद रखिएगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों के नाम बताइए, ठीक है। क्या करना है, नाम बताना है लौह इस्पात का, ठीक है। देखिए इसमें पहला ये है लौह इस्पात। पहले हम जानते हैं कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का मतलब क्या। देखिए जो लौह इस उद्योग जो स्थानीयकरण के लिए समान रूप से वही कारक आवश्यक होते हैं जो कि अन्य भारी उद्योगों के लिए चाहिए। संक्षेप में 6 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो इस उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक है। स्थानीयकरण का मतलब कि जहाँ लौह इस्पात जहाँ पे उद्योग जो होगा वो स्थान मतलब निकट होगा, ठीक है, पास में ही होगा, जहाँ कच्चे माल सुविधा होगा, है ना, क्षेत्र, बाजार, परिवहन, पूंजी, ये सभी जो है श्रम की आपूर्ति, अन्य कार्य जो है मतलब काफ़ी सुलभ हो, तो वो स्थानीय हो जाता है। तो इसमें देखिए पहला कारक ये है कच्चे माल की सुविधा, ठीक है। अब जो आसपास के जब जगह रहता है तो वहाँ पे कच्चा माल जो मतलब इसमें सुविधा होता है लाने में। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल में सबसे पहले लौह अयस्क है और इसके अतिरिक्त शीतल
जल मतलब शीतल जल मतलब ठंडा जल, कोक, चूना, प्रस्तर, स्क्रैप इसके लिए कच्चे माल के रूप में आवश्यक होते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्र धातु का भी उपयोग किया जाता है, किसमें, कच्चा माल में, ठीक है। दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा है हमारा, एक मिनट, हाँ, तो शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता। शक्ति मतलब जो भी इंजन मोटर ये सभी जो चलाने जो होता है, उससे ही जो हमारा उद्योग लगे रहते हैं, तो इसके बिना, शक्ति के बिना तो काम होगा नहीं। तीसरा है उपभोक्ता बाजार की समीपता, मतलब जो भी माल तैयार होगा तो बाजार क्या हो, समीपत हो, मतलब आस पास हो, ठीक है, तो काफ़ी लाभ होता है। बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं का होना, कुशल एवं सस्ते श्रमिकों का पर्याप्त में उपलब्ध होना, ठीक है, और पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की आपूर्ति का होना, ठीक है। यहाँ पे जो है शुद्ध जल का आपूर्ति करना, क्योंकि जो उद्योगों में शुद्ध जल का काफ़ी महत्व रहता है। जब उद्योग में उसका यूज़ किया जाता है तो पानी जो भी जल होता है उसको अच्छे से साफ सुथरा किया जाता है। सरकार द्वारा प्रोत्साहन एवं सरकारी नीतियाँ, ठीक है, मतलब सरकार द्वारा उद्योगों के लिए प्रोत्साहन देने में काफ़ी अच्छा होता है। प्रोत्साहन देने पे उद्योगों का निर्माण होता है। तकनीकी ज्ञान का विकास, मतलब कोई उद्योग है उसमें, उनमें जो भी श्रमिक है या जो उसके मालिक है, उसको अच्छे से भी अपने उद्योग को बढ़ाने का, विकास करने का भी ज्ञान उतना नहीं है, तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान का विकास, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी का सहारे लेकर उसको और आगे बढ़ाना। परिवहन साधनों की सुलभता, परिवहन जो कि कच्चे माल जो उसको आवागमन का काम करता है, पहुंचाने का काम करते हैं, उसको आसानी से मिल जाना, तो ये सभी क्या है, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण कारकों के नाम है। क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो है स्थानीयकरण मतलब आसपास के जो लोगों में इतने सारे जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाना ही क्या होता है, स्थानीयकरण, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों को संक्षेप में बदलें, मतलब जो जहाँ पे सूती उद्योग जहाँ लगे होंगे उसके आसपास के जो भी, देखिए इसमें भी आता है कच्चे माल, ठीक है, आप तो हेडिंग लगाएंगे सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। इसमें देखिए कच्चे माल, कच्चे माल हर जगह कच्चे माल होते हैं, वहाँ स्थान पे जहाँ पे कच्चे माल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे उद्योग लगे रहते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है, और खर्च भी बहुत कम होता है उसका, लागत कहें तो। देखिए कच्चे माल जो है सूती वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल, जैसे कच्चा माल इसमें क्या आएगा, सूती वस्त्र में रुई आएगा, है ना, या कपास होगी। जिन प्रदेशों में कपास नहीं भी पैदा होता है उन प्रदेशों में भी आयात हुई रुई के आधार पर सूती कपड़े की जो मिलें स्थापित की जा सकती हैं। इसके प्रमुख कारण ये है कि कपास एक हल्का पदार्थ है और ये जो है इसका परिवहन व्यय बहुत कम पड़ता है, ठीक है, कितना भी ऊपर लाद लो उसमें तो वो लोड नहीं होगा, तो इसलिए ये कह रहा है। दूसरा ये है कि शक्ति के स्रोत, शक्ति के स्रोत में देखिए सूती मिलों का संचालित है ना चलने वाले जो भी सस्ती दर पर विद्युत आवश्यकता होती हैं, अब उसको वस्त्र बनाने के लिए तो बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो विद्युत की आवश्यकता होती है, तो इस विद्युत की आपूर्ति कोयले या जल द्वारा भी हो जाती है। ये आपका हो गया। तीसरा आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। देखिए सूती की जब कताई होती है और बुनाई में धागा न टूटे, इसके लिए वायुमंडल में आर्द्रता होनी चाहिए, मतलब कि नमी होनी चाहिए। वैसे तो इस समय में देखा जाए तो जो कृत्रिम ढंग से मिलों के भीतर ही जो है आर्द्रता बनाए रखी जा रही है, मतलब जो मिलें हो रही है या उद्योग जो है उसके अंदर ही मशीन जो है उसके अंदर ही ये आर्द्रता मतलब नमी बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आता है स्वच्छ जल की आपूर्ति। अब सोचेंगे स्वच्छ जल की आपूर्ति किसमें क्या काम है, तो जो वस्त्रों और धागों की जो धुलाई होती है उस पर फिर रंग चढ़ाए जाते हैं, उसकी छपाई होती है, तो इन सब का इसको कार्यों को करने के लिए स्वच्छ जल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नदियों स्रोतों या नलकूपों के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकती है। अन्य उद्योगों की भांति मतलब तरह जो है सूती वस्त्रों में भी श्रमिक होंगे, ऐसा नहीं है कि ये मशीन ही करेंगे, उसमें श्रमिक का भी होना ज़रूरी है। और जब माल तैयार हो जाएगा तो परिवहन मतलब परिवहन के माध्यम से इसको कहीं और लेके जाना भी पड़ेगा और बाज़ार में भी लेके जाना पड़ेगा, तो इन सभी ये जो है इसकी आवश्यकता के कारक हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर।
तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। जापान की औद्योगिकी मेखला का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब जापान की औद्योगिकी की बात कर दे तो आपको ये क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो आपको यही आंसर लिखना है, जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, हेडिंग लगाना है। तो देखिए जापान में केवल एशिया महाद्वीप बल्कि पूरे विश्व में एक उन्नत औद्योगिक राष्ट्र है। वास्तव में कहा जाए तो जापान की जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार ही क्या है, उद्योग है। पूरे उद्योग पर ही निर्भर है वहाँ पे, चाहे मछली पालन हो या जो भी बता रहे हैं। ठीक है, जापान के उद्योगों में जो भी तकनीकें, टेक्नोलॉजी जो भी प्रयोग होती हैं वो विश्व के अन्य देशों में नहीं मिलती, ये भी सोच लीजिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ के कुल उत्पादन मूल्य के कच्चे मालों का मूल्य बहुत कम होता है। आज जो जापान में जो भी वाहन बनते हैं, मशीनें जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वस्त्र, जो भी उपभोक्ता वस्तुओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भरे पड़े हैं वहाँ पे, तो इनकी जो प्रतियोगिता में अमेरिका और यूरोपीय देशों के माल ही टिकते हैं और कहीं नहीं। जापान की औद्योगिक कुशलता जो मजबूती का प्रमाण ये है कि यहाँ की जो मुद्रा है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है, येन। ठीक है, ऐसे एन लिखाएगा, येन। ठीक है, ये जापान की मुद्रा है। हम भारत का क्या है, भारत में क्या है, रुपया। ठीक है, तो याद रखेंगे जापान का मुद्रा का नाम है येन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर जैसी ये प्रबल मुद्रा को कई बार नीचे झुकाया है। इसने अपने औद्योगिक विकास के बल पर पूर्वी एशिया महाद्वीप में एक ऐसा प्रभावशाली स्थान बनाया जो कि जापानी उद्योग की जो भी कार्य कुशलता के कारण यहाँ लोगों में अनुशासित जीवन और बहुत अच्छा जीवन, मतलब उच्च जीवन स्तर कहा जाए तो यहाँ के जो उद्योगों में प्रगति के लिए निरंतर शोध होती रहती है। जापान के औद्योगिक विकास के निम्नलिखित भौगोलिक कारक जो है कि हम इसमें जानेंगे। तो आपने जापान के बारे में जाना, काफ़ी आगे है उद्योग के मामले में। तो देखिए इसका जो कारक है उसको हम जानते हैं, तो इसका हेडिंग लगाना है। देखिए इसका कारक, ठीक है, पहला है कि जापान एक द्वीपीय देश है। इसकी जलवायु शीतोष्ण है। उद्योग धंधों के विकास के लिए यहाँ की जलवायु उत्तम मानी जाती है। दूसरा ये कि जापान के पास कुशल तकनीक श्रमिक है। इस देश के श्रमिक बड़ी लगन के साथ उद्योगों में काम करते हैं। तीसरा ये कि जापानी शासन ने अर्थव्यवस्था में उद्योगों के महत्व को समझाते हुए विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन व सहायता देती है, जो कि जापान में उत्तम जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ दूर देशों से कच्चे माल जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ती परिवहन दर पर ढोए जाते हैं। टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, कोबे, नागासाकी, ये सभी जो बंदरगाह से ये व्यापार को हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जापान के ये कारक हैं। अब कह रहा है कि वर्तमान में जापान में निम्न 7 औद्योगिक प्रदेश हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन औद्योगिक प्रदेश का नाम है। तो देखिए इसमें पहला है टोक्यो, योकोहामा या केहीन या क्वांटो औद्योगिकी प्रदेश। दूसरा है कोबे, ओसाका, क्योटो या किंकिया हैसेन औद्योगिक प्रदेश। उत्तर पश्चिमी क्यूशू, किताक्यूशू औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद है फिफ्यू, शिकावा औद्योगिक प्रदेश, कैमसी प्रदेश, दक्षिण होक्काइडो औद्योगिक प्रदेश। उसके बाद सातवां है नगोया औद्योगिक प्रदेश या आईएस से खाड़ी औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा। जो हमने जापान के औद्योगिक प्रदेश पढ़ा, तो हम औद्योगिक प्रदेश कहेंगे किसको, तो इसका परिभाषा है औद्योगिक प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां उद्योगों का संकेंद्रण होता है और कार्यों की अपेक्षा औद्योगिक क्रियाएं प्रमुख होता है। जब भी किसी क्षेत्र में औद्योगिक दृश्य का विकास होता है वह क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश कहलाने लगता है। मतलब जहाँ पे ज़्यादा उद्योग लगे होंगे वो औद्योगिक प्रदेश होगा, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा उद्योगों का संकेंद्रण होता है, मतलब तो वो औद्योगिक ही हो जाता है। अब एक एक उद्योग से नहीं, जैसे कि कई सारों उद्योग को मिला के एक बड़ा, उसको औद्योगिक कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका औद्योगिक प्रदेश का परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। देखिए आर्थिक औद्योगिकी प्रदेश को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और दूसरा ये कि सामान्य औद्योगिकी प्रदेश। प्रमुख औद्योगिकी प्रदेश में पहला है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है,
उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। और यहाँ नीचे दिया है कि जो सामान्य प्रदेश होंगे, ठीक है, सामान्य औद्योगिक प्रदेश होंगे। तो देखिए प्रमुख में कौन कौन आता है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम सहित सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देश, और आपका आता है जापान। ये सभी क्या है, मुख्य प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ बहुत बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पे, और काफ़ी लोग जो है इन पे ही टिके, इनका व्यवसाय यही है उद्योग चलाना, ठीक है। सामान्य में देखते हैं दक्षिण एवं पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये चीन आ गया, ठीक है। ये सभी क्या है, सामान्य औद्योगिक प्रदेश से हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसमें ये भी आप सोच रहे होंगे कि भाई भारत क्या है, हमने भूल गया बोलना। देखिए भारत जो है, भारत भी आपका इसी में आएगा, सामान्य औद्योगिक प्रदेश में ही आएगा, ठीक है। इसमें भारत भी आएगा, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, चिली, अर्जेंटीना, उत्तर पश्चिम दक्षिण अफ्रीका, ये तो दिया ही है। तो ये जो हो गया, याद रखिएगा आपका भारत जो है, चीन जो है, ये किस में आता है, सामान्य औद्योगिक प्रदेश में। लेकिन अगर ऊपर मतलब प्रमुख की बात करेगा तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ पूर्वी यूरोप, और एक हमारा आता है जापान, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल में परिवहन विकास का महत्व, ठीक है। जो हमारा आर्थिक भूगोल है उसमें परिवहन का क्या विकास है और इसका महत्व क्या है। तो देखिए जो परिवहन के जो भी साधन है, इनका विकास किए बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं किया जा सकता है। देश के विकास के लिए अच्छी परिवहन प्रणाली का होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्लोबीय स्तर पर यदि परिवहन के साधन न होते तो व्यापार वाणिज्य भी विकसित नहीं होता, क्योंकि हम कोई चीज़ें जो हम एक जगह से दूसरे स्थान पे कैसे भेजेंगे। आधुनिक युग में भी अगर देखेंगे तो तकनीकी जो भी विकास से कि जो परिवहन साधनों में ही नहीं बल्कि परिवहन की गति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। जो हवाई जहाज़ हो गया बहुत तेज़ पहुंच जाएगी, रेल मार्ग हो गया वो भी तेज़ पहुंच जाती है। प्राचीन काल में जो है जब रेल और मोटर परिवहन का विकास नहीं हुआ था तो सोचिए कैसे लोग कैसे कैसे व्यापार करते थे, ठीक है। तब दिल्ली से कोलकाता या चेन्नई तक यात्रा बैलगाड़ी या घोड़ा से कई महीनों में पूरी होती थी। सोचिए क्या हालात होता जाता होगा उस समय। लेकिन अब ये दूरी जो है रेल या कार के मात्र 30 घंटों में, या कहें तो वायु द्वारा 2 या 3 घंटों में तय कर ली जाती है, ठीक है। तो परिवहन या संचार की जो आधुनिक साधनों के द्वारा जो पूरे ग्लोब में सिकुड़ रहा है, परिवहन उत्पादन का महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी पूरे हमारे पृथ्वी जो ग्लोब है उसको पूरे परिवहन के माध्यम से चक्कर लगा दे रहे हैं आज की स्थिति में। और पहले क्या था, घोड़ा गाड़ी से महीने लोग आते जाते थे, ठीक है। और उस टाइम कैसे व्यापार होता होगा, जो कि आज के समय में इतना फास्ट टेक्नोलॉजी हो गई है कि कोई चीज़ें जो हैं जो माल है यहाँ से वहाँ पहुँचाने में बहुत सुलभ हो गया है परिवहन के माध्यम से। तो ये बहुत ही आर्थिक भूगोल में परिवहन का बहुत महत्व है, ठीक है। और कम समय में पहुँचा देता है और कम खर्चों में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें हमने दो क्वेश्चन के लिया हुआ है। स्वेज नहर एवं पनामा नहर का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व बताइए। तो पहले हम स्वेज नहर का जो है व्यापारिक और वाणिज्यिक हम जानेंगे महत्व। देखिए स्वेज नहर का निर्माण जो है मिस्र या अफ्रीका ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से बंदरगाहों के बीचों बीच ये दूरी कम हो गई है। केप ऑफ गुड होप वाला जो समुद्री मार्ग अपेक्षाकृत लंबा पड़ता है, और स्वेज नहर द्वारा जो व्यापारिक जलयानों की जो परिवहन मूल्य में 10% से 56% तक का बचत होती है। स्वेज नहर जो मार्ग है उसका सबसे अधिक मतलब महत्व यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के देशों जो निर्यात के लिए स्वेज नहर मार्ग पर वो निर्भर है, ठीक है। तो वो जो देश जो हैं जितनी ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो देश हैं ये विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वो अपने तेल के निर्यात के लिए ये स्वेज नहर मार्ग की वो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं और उस पर भी क्या है निर्भर भी हैं। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो स्वेज नहर जो है विश्व के सामुद्रिक व्यापार का लगभग 15% जो है भाग संपादित होता है, जो कि कुल परिवहित बाहर 80% भाग दक्षिण से और उत्तर की ओर से जाने वाले जो जलयान है उसको ढोया जाता है, जबकि शेष 20% बच जाता है तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर के आने वाले जो जलयान है वो ढोते हैं। तो
उत्तर की ओर ढोए जाने वाले जो वस्तुओं में जो कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ जो है उसमें प्रमुख होता है। तो ये कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख रूप से फारस के खाड़ी क्षेत्र में आते हैं, जबकि दक्षिण की ओर आने वाली जलयान में प्रमुख रूप से सीमेंट, उर्वरक धातु, मशीनें और सामान जो भी शोधित जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये सभी उस पर लदे हुए होते हैं। तो स्वेज नहर से जो होकर ढोए जाने वाली जो वस्तुओं की कुल भार का लगभग 65% भाग जो है वो पेट्रोलियम और तत्संबंधी पदार्थों का ही होता है। उसके बाद एक पनामा नहर का व्यापारिक, मतलब जो ये नहर जो है इसका व्यापार किस चीज़ का होता है, ठीक है, और वाणिज्यिक इसका महत्व क्या है। तो अभी हम जानेंगे पनामा नहर के। पनामा नहर जो है प्रतिदिन 50 से 75 जलयान जो है पनामा नहर में गुजरते हैं, जो कि एक जलयान को पनामा नहर के लगभग 82 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लाक प्रणाली के अंतर्गत जो है होने के कारण लगभग 8 घंटों का समय लगता है। पनामा नहर का निर्माण जो होने से पहले जो भी जलयान जो थे वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों से पश्चिमी तटों तक जाने के लिए केप हार्न होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन जब पनामा नहर जब निर्माण इसका हुआ तो 4000 किलोमीटर के सामुद्रिक दूरी को क्या हो गया, कम हो गई। साथ ही जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण जो अमेरिका है उसके पूर्वी तटों और पश्चिम तटों के जो बीच जो क्या हो गया, निकट हो गया, मतलब घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। और यही नहीं, जो पनामा नहर के जो निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पूर्व की तुलना में काफ़ी समीप मतलब पास आ गए। और साथ ही जो नहर मार्ग से होकर जो चीन, जापान बंदरगाहों का उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक तटीय बंदरगाहों के जो बीच की जो दूरी है वो भी कम हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का समुद्री व्यापार चीन और जापान से काफ़ी बढ़ गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तटों पर जो स्थित बंदरगाह है, यूरोपियन, अफ्रीकन बंदरगाहों का वो सामुद्रिक क्या करते हैं, व्यापार पनामा नहर से ही पूरा कर लेते हैं। पनामा नहर मार्ग जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से पनीर, मक्खन, ऊन, भेड़ का मांस, जापान से रेशम, चीन चावल, फिलीपाइंस से तंबाकू, ये सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से आती हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम द्वीप समूह और दक्षिण अमेरिका की पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर राष्ट्र के विभिन्न उत्पादों जैसे कि यूरोपियन राष्ट्र, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो ये सभी क्या करते हैं, भेजते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्वेज नहर और पनामा नहर का व्यापारिक और वाणिज्यिक महत्व हो गया। 9वां क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण क्या है, वर्णन कीजिए या अगर कहे कि व्यापार के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण या कहे तो भूमंडलीय का मतलब होता है कि अर्थतंत्र में जो आर्थिक सुधार के पैकेज लागू करके ऐसा वातावरण कायम करना ताकि जो विश्व के विभिन्न देशों में निर्बाध व्यापार, मतलब बिना रोके, मतलब कोई व्यापार में कोई बाधा ना हो, ठीक है। तो प्रवाह, निर्बाध पूंजी प्रवाह, निर्बाध प्रौद्योगिकी प्रवाह, निर्बाध श्रम प्रवाह रहे। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो वैश्वीकरण निम्न 4 अंग है, इसका चलिए हम अंग देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि ऐसा वातावरण कायम करना कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके। दूसरा, ऐसी परिस्थिति कायम करना जिसमें विभिन्न राज्यों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके। तीसरा ये कि व्यापार अवरोधों को कम करना ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों के वे रोक टोक विनिमय हो सके, मतलब लेन देन हो सके, ठीक है। और जो एक है कि ऐसा परिस्थिति जो कि ऐसा वातावरण, एक मिनट, हाँ, तो ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें कि विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके, ठीक है। विकसित देशों में जो विकासशील देश का जो भी वैश्वीकरण मतलब व्यापार की जो इस परिभाषा को स्वीकार करने के लिए दबाव डालते हैं और उनके द्वारा तय की गई जो परिधि में वैश्वीकरण के बारे में विचार है ना, विमर्श लेना करने में वो बल देते हैं। लेकिन विकासशील देशों में अनेक अर्थशास्त्री यह परिभाषा पूर्ण मानते हैं, पूरा नहीं मानते हैं। उनका मत है कि जो यदि वैश्वीकरण के समर्थनों का अंतिम लक्ष्य समस्त संसार को एक सार्वभौमिक ग्राम के रूप में परिकलित करना है तो इस परिभाषा के चौथे अंग जो कि अर्थात श्रम के निर्बाध प्रवाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, प्रवाह में इस अंग की उपेक्षा की गई है, ठीक है। मतलब कोई भी व्यापार है तो उसमें क्या है, मतलब कोई रोक टोक ना लगाए, हम अच्छे से विनिमय मतलब लेन देन की क्रियाएं कर सकते हैं, ठीक है। पूंजी देने में भी स्वतंत्र हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। उसके बाद अंतिम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहे तो है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। जापान की बात हो रही है। देखिए, जापान में ये पहला ये है कि तकनीकी विकास, ठीक है।
तकनीकी विकास, बाजार की सुलभता, है ना। तो ये तकनीकी विकास, बाजार की, देखिए जापान में तो वैसे भी तकनीकी विकास है जो हमने बताया यहाँ पे। और दूसरा ये कि बाजार की सुलभता, बाजार की सुलभता जो जापान की, चीन, अफ्रीका, जापान को चीन, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जो मतलब आसानी से कहें सरल बाजार की सुविधा उपलब्ध है। जापान द्वारा जो भी निर्मित, जो भी बनती हैं सूती वस्त्र, इन देशों में भारी मात्रा में मंगाए जाते हैं। और इसके साथ ही जापानी जलयानों से अन्य देशों को जलयानों की अपेक्षा कम भाड़ा लगता है, और वो परिवहन लागत कम पड़ने के कारण तैयार वस्त्रों को भी क्या करते हैं, सस्ते पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा ये है तकनीकी विकास, मतलब यही जो है आपका तकनीकी विकास। तकनीकी विकास में जो है जापान में जो आधुनिक नवीनतम यंत्र तकनीकी, स्वचालित स्वयं से चलने वाली मशीनें, अधिक श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं जिनकी विदेशों में भारी मांग रहती हैं। पुरानी मशीनों को बदलकर यहाँ आधुनिक मशीनें लगा दी जाती हैं। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में उत्तम वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो मशीनें हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, तो इसलिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्प लगा होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।